हमें सख्ती करनी पड़ेगी, सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। लाहौर हमारा एपिसेंटर है, बंद कर दिया जाएगा। जो कंटेनर में खड़े कहते थे मैं रुलाऊंगा इनको, सारी कौम आज रो रही है। इनके ख्याल में बरतानिया में, अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, भारत में, बांग्लादेश में इमरान खान की हुकूमत है। इत्तलान अर्ज है कि उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, माती भी है और हुकूमत ने बार बार वार्निंग जारी करने के बाद बिलाखिर एक्शन शुरू कर दिया है। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में 20 शहर आज मार्क किए हैं, 20 शहरों की निशानदेही की है जो कि कोरोना वबा के हॉट स्पॉट्स हैं, जिनमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत बड़े शहर शामिल हैं। और इससे आज लाहौर के हवाले से भी खबर सामने आई है कि लाहौर में कल बेशतर लाहौर के इलाके हैं जो कि सील किए जा रहे हैं कल 12 बजे से रात, और तकरीबन ये आधा लाहौर या उससे कम इलाका बनता है जो कि कल से सील किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पे किया जाएगा। और इससे पहले इस्लामाबाद के कई सेक्टर सील हो चुके हैं, G9 2 3 सील हो चुके हैं और G9 मरकज कराची कंपनी सील हो चुकी है, और I8 I10 बाराको का इलाका और दीगर इलाके भी सील किए जा रहे हैं। और अब सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। जहां पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे, जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, सख्ती से उस पर एनफोर्समेंट हो रही है। और लेकिन नाज़रीन, इस सारे मामले में एक मसला जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोरोना केसेस के साथ साथ, वो ये है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जिनकी इस वक्त ज़रूरत बड़ी है, तो उनकी कीमतें एकदम से 2-2 3-3 गुना बढ़ गई हैं। अब कुछ अद्वियात ऐसी जो कि कोरोना के मरीजों पे इस्तेमाल हो रही हैं, उन अद्वियात की कीमतें भी, इंजेक्शन जो हैं उनकी कीमतों में 4-4 5-5 गुना 10-10 गुना इजाफा हो गया। और साथ ही साथ अब प्लाज्मा जो कि सेजाब होने वाले मरीज पहले अतिया कर रहे थे, अब वो भी लाखों रुपए में फरोख्त होने लगा है। 8-8 10-10 लाख रुपए का प्लाज्मा फरोख्त हो रहा है। इन मामलात की तरफ तवज्जो कौन देगा? और अब असद उमर साहब वैसे भी खबरदार कर चुके हैं कि जुलाई में पाकिस्तान में ये केसेस जो हैं तकरीबन 12 लाख तक जा सकते हैं। तो क्या ये उनका खदशा दुरुस्त है? और दूसरी जानिब आज पार्लियामेंट में बजट पर बहस का आगाज़ हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी लीडर हैं, आज उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का नाम ECL में शामिल करने का मुतालबा किया। क्या ख्वाजा साहब का यह मुतालबा जायज़ और काबिल अमल है? और हम हुकूमत के माशी अहदाफ के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि कितने रियलिस्टिक ये अहदाफ हैं और आम आदमी पे क्या आने वाले दिनों में मिनी बजट की सूरत में कोई मजीद बोझ तो नहीं बढ़ने वाला, बिलखुसूस जो सैलरी तबका है उनके ऊपर, क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा तो नहीं हुआ, कोई मजीद टैक्सेस तो नहीं आने वाले किसी मिनी बजट की सूरत में। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून साहिबा मुस्लिम लीग नून से, और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज जिस तरह हमने बात की 20 शहरों को आज उन्होंने निशानदेही की, 20 शहरों की जो कि इस वक्त कोरोना के हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं, जिनमें कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सखर, खैरपुर, डेरा गाजी खान, मालाकंड, मर्दान, सियालकोट, गुजरात, घोटकी और लाड़काना, ये वो 20 शहर हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया है कि ये 20 शहर जो हैं इस वक्त हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं कोरोना वायरस के। यहाँ पे तेजी से वायरस फैल रहा है और इन एरियाज में, इन शहरों में अब स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। आज लाहौर के अंदर अनाउंसमेंट आ गई है कि लाहौर के अंदर कल 12 बजे से लाहौर के कई इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा, ये इलाके सील कर दिए जाएंगे 14 रोज के लिए। आज क्या कहा यास्मीन राशिद साहिबा ने इन इलाकों को सील करने के हवाले से, जरा सुन लें। लाहौर हमारा एपिसेंटर है। शादरा, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, निश्तर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। ये तकरीबन आधा लाहौर बंद ही जाता है जिन इलाकों को सील किया जा रहा है। सदाकत अली वासी साहब, ये जो कल तक खान साहब लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे और आज आपको वही करना पड़ रहा है जिसकी आप कल तक मुखालफत करते रहे, सिलेक्टिव हो, स्मार्ट हो या हैंडसम लॉकडाउन हो, लॉकडाउन तो आप करने जा रहे हैं। अब तकरीबन आधा लाहौर सील होने जा रहा है, इस्लामाबाद के कई सेक्टर सील हो चुके हैं।
यही काम अगर आप बर वक्त कर लेते, तनकीद अब आप पे आ रही है कि आप थोड़ा पहले कर लेते तो शायद आज जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो थोड़ा सा कम होता है पहले की निस्बत। बहुत शुक्रिया समर साहब, या हमारे बताने में कोई कमी है या आपके सुनने में कोई कमी है जी, या हमारे समझाने में या आपके समझने में। हम शुरू से ही कह रहे थे कि कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन और कंप्लीट लॉकडाउन के हम खिलाफ हैं। हाँ। ये स्मार्ट लॉकडाउन यही था कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहां वायरस फैलता है उस आबादी को बंद करके बाकी लोगों को इस काम में भी आपने ताखीर नहीं कर दी? नहीं, ताखीर जब हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जब हमें रिकमेंडेशन दी, देखिए ये कोई ऐसे नहीं कि दो बंदे बैठे होते हैं, पूरे पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज बैठ के, वज़ीर आला बैठ के, हेल्थ मिनिस्टर बैठ के, आपकी NCOC में बैठ के फैसला करते हैं। वहाँ हालात के साथ साथ लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का, कमज़ोर करने का या स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला होता है। तो ये जो फैसला है इसको तमाम सूबों की और मरकज़ की तमाम जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो पीपल ऑफ द फील्ड हैं, उनके मुशावरत से ये होता है और उनकी मुशावरत से खुलता है। लिहाजा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसे ही होना था, ऐसे ही हो रहा है। इस्लामाबाद में भी कुछ एरियाज मार्क किए हैं, बाराकाऊ मार्क किया है, तरलाई मार्क किया है, G9 मार्क किया है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं उनको बंद करें ताकि उनको फिर उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखें। जो मैं कह रहा था ताखीर की बात कर रहा हूँ, अब इस वक्त जब हम ये फैसले ले रहे हैं, सख्त फैसले हैं, यकीनी तौर पर गवर्नमेंट पहले से भी बात करती रही कि ये मुश्किल फैसले होंगे लेकिन अब ये करने पड़ रहे हैं, जिसमें अब आप देखें कि हालात कहाँ पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान में ये वायरस कितना फैल चुका है। आज 1,44,000 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं, लेकिन नए मरीजों के अतबार से पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो केसेस सामने आए हैं और नई अमवात के जो पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आई, उस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में चौथे नंबर पर है पिछले 24 घंटों के दौरान। एक्टिव मरीजों के एतबार से पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में छठे नंबर पर है, पूरी दुनिया में छठे नंबर पर। और टेस्टिंग के एतबार से पाकिस्तान इस वक्त 139वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। हर 246 अफराद में से सिर्फ एक का टेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सदाकत अली भाई साहब, ये फैसला हमने बहुत देर नहीं कर दी इन फैसलों में। नहीं, आपकी अपनी इसमें लॉजिक है। पाकिस्तान की आबादी नहीं, मैं आदाद शुमार की बात करूँ, मैं अपनी लॉजिक की बात नहीं कर रहा। दुनिया के पहले 5 बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में वायरस का आमद ज़रा लेट हुई है। हम और इंडिया जो है इस वक्त, इंडिया में मेरा ख्याल है 10,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, 9,000 प्लस अमवात हो चुकी हैं, शायद आज 10,000 तक फिगर पहुंच गई होगी। आबादी भी हमसे बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी आबादी, उनकी आबादी भी ज़्यादा है, उनके केसेस भी ज़्यादा है, उधर भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। बाकी इस रीजन में वायरस लेट आया है और उस हिसाब से बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इस मुल्क के पास वसाइल हैं, सूबों और मरकज़ के पास, और जो हमारे पास इदारे हैं, सारे मिलके जो मुमकिन हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी जगह पे ना कोई कॉन्सेप्ट की कमी है और ना किसी टूल या किसी अप्रोच की कमी है। तो जो है वो है, हमने इसको लेके चलना है। नाज बलोच साहिबा, ये जो इस वक्त लॉकडाउन का मामला है, कई इलाके जो आज सामने आए हैं, आज जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि सिंध के कई शहर इस वक्त आए हैं सामने, जिनमें कराची है, लाड़काना है, घोटकी है, हैदराबाद है, खैरपुर, सखर, ये हॉटस्पॉट्स हैं कोरोना वायरस के। ये इलाके भी आपको ज़ाहिर सील करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से आप लोग कब से सख्त फैसला कर रहे हैं इन इलाकों को, इन शहरों के इनके अंदर जो मज़ीद इलाके हॉटस्पॉट्स हैं कोरोना वायरस के, उन्हें सील करने के हवाले से? चूँकि लाहौर में ये फैसला हो चुका है, इस्लामाबाद के अंदर हो चुका है, ज़ाहिर ये अगर NCOC ने आइडेंटिफाई किए तो यकीनी तौर पर ये हॉटस्पॉट्स हैं और जहाँ पे वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप कब ये फैसला करेंगे या इस फैसले के लिए भी आप वफाक की तरफ देखते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समर, पहली बात तो ये है कि कोरोना की जो वबा है इसको बर वक्त सही इकदामात करके कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन मसला ये है कि जो मिक्स्ड मैसेजिंग हुई, जो हुकूमत की जानिब से लोगों को गलत नैरेटिव और परसेप्शन बिल्ड किया गया। पहले कहा गया कि जी ये तो आम फ्लू है, इससे तो सिर्फ बुजुर्ग मुतासर होंगे, बड़ी लोग के लोग और अंडरलाइनिंग डिजीज से जो लोग अफेक्टेड हैं वो मुतासर होंगे। फिर उसके बाद कहा गया कि जी यही असद उमर साहब ने 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अमवात तो एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं, तो क्या लोग गाड़ियां चलाना छोड़ दें? तो आप मुझे ये बताइए, जब इस किस्म के आप नैरेटिव देंगे तो ये तो एक कैजुअल बिहेवियर की तरफ की बात कर लेते हैं, जरा इकदामात की बात कर लेते हैं। इकदामात जो नागरो साहब, जो लॉकडाउन के वाले से तो पॉलिसी खान साहब की पहले दिन से बड़ी क्लियर थी, मुझे कहते हैं मैं बड़ा क्लियर था इस हवाले से। मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन की वो कह रहे हमने हमायत की थी, वो आज भी हम उसी तरफ जा रहे हैं।
देखें, बात यह है कि ये हुकूमत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लोगों को लेके जाना चाहती थी और उसमें ये कामयाबी से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले गए। और जिस जिस मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले गए वहां पे आपने देखा इस अप्रोच से नुकसान हुआ है। ब्राजील में यही हुआ, अमेरिका ने लेट लॉकडाउन किया, तो मानने को तैयार ही नहीं है वहां के लॉकडाउन किया, यही हुआ। लेकिन देखिए आज आप सील कर रहे हैं ना, आज आप सिलेक्टेड इलाकों को लेके सील कर रहे हैं। इसका मतलब पहले आपने लोगों को धकेल दिया, उनको इस वबा के अंदर धकेला, आपने अब देखा कि ये मर्ज बेकाबू हो गया। और पंजाब में जो सूरत हाल है, जो वीडियो इमेजेस आ रही हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, गैस सिलेंडर्स नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां पे जो दवाई है, जो मेडिसिन है, उसकी प्राइस लाखों रुपए तक, इंजेक्शन की कीमत रातों रात ले गए। तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर एक नॉन सीरियस अप्रोच की बजाय मुझे आप अपने सिंध के शहरों का बता दें जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिनको आज एनसीओसी ने भी आइडेंटिफाई किया है, कराची, लाड़काना, गोटकी, हैदराबाद, खैरपुर और सखर, जो कि हॉटस्पॉट्स है कोरोना वायरस के, इनको सील करने के वाले से कोई फैसला करेंगे या विफाक की तरफ देखेंगे? समर, सिंध हुकूमत ने डे वन से बहुत ही पॉजिटिव इकदाम लिए और यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हमें अप्रिशिएट किया गया हमारे इकदामात को। और हमें फॉलो करते हुए जिन सूबों ने बाद में हमें फॉलो किया, उसमें उस वक्त कंट्रोल करने के काबिल थी जो है सिचुएशन। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि वफाकी हुकूमत इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर रही है और वो 3 सूबों में अगर एक किस्म का जो है वो लॉकडाउन नहीं करना चाह रही, तो अकेला सिंध किस तरह फाइट कर पाएगा? ये एक पेंडेमिक है, इसमें एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है। एक पेज के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस आप करना चाहते हैं, आप कर भी सकते थे। अब सारा मामला विफाक पे डालना भी मेरे ख्याल से जायज नहीं है। शुरू में आपने इकदाम किए, आपने किए, उसकी तारीफ हुई, बाद में भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते थे। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था ना। नहीं, जब वफाकी हुकूमत ये कहेगी कि जी ताजिरों को दुकानें खोलने की इजाजत दे देंगे, और फिर कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए थे समर, हम तनहा क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके थे, ईद के बाद लॉकडाउन को ईज करने की बातें हुई, उस पे अब ये कराची में जो हॉटस्पॉट्स है, इन्हें आप यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन कब से करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूमत की जो है बहुत ही इफेक्टिव, डे एंड नाइट, राउंड द क्लॉक सिंध हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है, सीएम खुद जो है वो बहुत इफेक्टिवली इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दे विल टेक ऑल द necessary steps and measures which are required at this point of time. ठीक है, शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आप तो खुद लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर से हैं। ये जिन इलाकों की आज निशानदेही की है यास्मीन राशिद साहिबा ने, ये तो तकरीबन, जो मैंने लिस्ट भी देखी है, मजीद आगे जिन जिन इलाकों को सील किया जा रहा है, ये तो तकरीबन आधा लाहौर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बन ही जाता है। आप मेरी इस पर रहनुमाई करें। और कल को अगर किसी लोगों की मुश्किलात लोगों को दरपेश आती हैं, जिनकी खान साहब पहले दिन से निशानदेही करते रहे हैं, तो फिर इस पे आप लोग सियासत तो नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दिया कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, चाहे आपको कर्फ्यू लगाना पड़े, आप कर्फ्यू लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर। देखिए, मैं इस पे सियासत ना पहले दिन से हमारी पार्टी ने की है, ना हमारा इरादा है। देखें, ये एक कौमी इशू था और इसको उसी तरह लेके आगे चलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह नाज ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को 6 महीने लगे हैं ये लोगों को बताने के लिए कि ये फ्लू नहीं है, ये उससे ज्यादा है, उनको ये बताने में 6 महीने लगे कि मास्क पहनना चाहिए, 6 महीने तो वायरस को पाकिस्तान में आए हुए नहीं हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, ये मैसेज उनका गालिबन 6 महीने बाद कल 13 जून को आया है। तो समर, पहली बात तो कि जब ओनरशिप ही आप नहीं लेते, पहले आपने कह दिया कि ये तो जो है ये इटली जैसे मुल्क, यूके जैसे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क इसको फाइट नहीं कर सके, तो हम पाकिस्तान कैसे करेगा? मतलब उन्होंने तो हैंड्स अप पहले कर दिए थे। अब उसके बाद जो पॉलिसी हुकूमत की रही है, देखें, कभी कहते हैं अब आपने जो ये, हम तो पहले दिन से पीएमएलएन का ये स्टांस था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। इसका तरीका भी यही है। सारी दुनिया की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको देख लें आप, न्यूजीलैंड ने क्या किया, वियतनाम, लेकिन शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये जो लाहौर के इलाके सील हो रहे हैं कल 12 बजे से, ये कितना इलाका बनता है लाहौर का? ये आधा लाहौर तकरीबन बंद नहीं जाता? ये जैसे स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है उसमें आधा शहर तो बंद हो रहा है वैसे ही। मैं आपको आज एक बात कह दूं, ये हॉटस्पॉट्स कह रहे हैं, पूरा लाहौर हॉटस्पॉट है, बल्कि पूरा पाकिस्तान अब हॉटस्पॉट बन चुका है। इनको WHO कह रहा है कि इंटरमिटेंट आपको लॉकडाउन्स
स्ट्रिक्ट किस्म के करने पड़ेंगे। ऑल्दो कि इनके आसपास जो मुआवने खसूसी हैं वो WHO के ही नुमाइंदे हैं, लेकिन ये WHO की बात सीरियसली नहीं ले रहे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तमाम पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान हॉटस्पॉट बन चुका है। हमारा डेथ रेट डबल डिजिट्स में जा चुका है। हमारी जो ट्रांसमिशन का रेट है वो 25 to 30% पे है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे डॉक्टर्स, ये एक टोटली टेक्निकल डोमेन थी और हमें अपने डॉक्टर्स की ओपिनियन पे रिलाय करना चाहिए था। लेकिन इसमें प्योरली तो शाइस्ता परवेज मलिक साहब सिर्फ डॉक्टर्स को सुन के तो पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट के दीगर एस्पेक्ट भी देखते हैं जो बात गवर्नमेंट कर रही है। 1 मिनट दीजिएगा। हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन फाइटर्स इनसे हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि खुदा के लिए लॉकडाउन कर लें। देखिए हुकूमतों का, रियासतों का काम है मईशत को भी देखना कि और उनकी तकलीफ को किस तरह दूर करना है और लोगों को बचाना भी है, क्योंकि लोग बचेंगे तो इंशाल्लाह मईशत चलेगी ना। इस वक्त तो जो हाल हुए वे एक तूफान में घिरे हुए हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। जो हॉस्पिटल्स का हाल है वो आकर तो देखें लोग। अब इमरान बिल्कुल वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। हॉस्पिटल सरकारी जो है वो तकरीबन भरने के करीब पहुंच चुके हैं और प्राइवेट अस्पताल जो है वो 10-10, 12-12 लाख, 17-17 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। चाहिए था वो किसी एक हॉस्पिटल में जाकर तो सरकारी देख लेते। वो मेयो हॉस्पिटल चले तो जाते, देखते तो सही वहां पे क्या हालात हैं। वो आए, उनके जो बुजदार प्लस वसीम अकरम प्लस है वो एक लफ्ज नहीं बोले। उनको बताना चाहिए था कि अस्पतालों का क्या हाल है। तो वो किस किस्म का क्या कर रहे हैं मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रही और मुझे खौफ आ रहा है आने वाले वक्त से। आप यकीन माने कि जो डॉक्टर्स पिक्चर खींच रहे हैं वो इतनी खौफनाक है कि अल्लाह हमें बचाए और अल्लाह हर पाकिस्तानी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि हमारी हुकूमत तो हाथ खड़े कर चुकी है। वो कह चुकी है कि अपना ख्याल खुद रखो, हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, आप कह रही है कि हुकूमत हाथ खड़े कर चुकी है और ये मामला अब हुकूमत अवाम पे डाल रही है। लेकिन नाजरीन इस वक्त जो एक और संजीदा सूरत हाल है जो कि बहुत ही मेरे लिए तशवीशनाक भी है, वो ये है कि सरकारी अस्पताल जो हैं वो तो अब तकरीबन भरने के करीब पहुंच चुके हैं। मुल्क भर के कई भर चुके हैं, कई भरने के करीब हैं और कैपेसिटी उनकी जो है ना वो तकरीबन उस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ज़ाहिर है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी 10-10 लाख, 17-17 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। हर बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल भर चुके हैं तो फिर लोग अब कहाँ जाएंगे? जो अफोर्ड प्राइवेट भी नहीं कर सकते वो कहाँ जाएंगे? लेकिन इस वक्त इस सारे मामले में कुछ लोग जो मौका परस्त होते हैं वो यहाँ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस हंगामी सूरत हाल के अंदर भी इस वक्त ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। एकदम से उनकी कीमतें बढ़ी, उनमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। 4,000 रुपये का जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो अब 10,000 से भी ज़ायद में मिलने लगा है और जो 10,000 रुपये तक का सिलेंडर था ऑक्सीजन का अब वो 25,000 या उससे ज़ायद में मिलने लगा है। यानी यहाँ भी लोगों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी है जहाँ लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। और साथ ही साथ जो प्लाज्मा अतिया करने का मामला था, प्लाज्मा थेरेपी पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से चल रही है और 54,000 से ज़ायद लोग जो है तकरीबन वो सेहतियाब हो चुके हैं। अगर वो सारे अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो इतने ही लोग मजीद कोरोना वबा के में इस वक्त जो मुब्तला हैं वो उनकी हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन हो ये रहा है कि लोग प्लाज्मा बेचने लग गए हैं। बहुत सारे बीच में डीलर्स आ गए हैं और तकरीबन 10 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से लेकर ये 20-20 लाख रुपए तक की कीमत में ये प्लाज्मा फरोख्त हो रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर आप सेहतियाब हुए हैं इस मूजी मर्ज से, इस बीमारी से, तो फिर आपको ये प्लाज्मा अतिया कर देना चाहिए। राय खुदा में आपका अपना सदका निकालना चाहिए। और जो इंजेक्शन है एक्टेमरा जो किसी हद तक इफेक्टिव साबित हुआ है कुछ मरीजों पे, उसकी भी कीमत 11,000 से 60,000 रुपये तक चली गई है और ये 2 से 3 यानी कि 11,000 से 60,000 की इसकी कीमत थी मुख्तलिफ वॉल्यूम्स की, अब वो 2 से 3 लाख रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। तो इस एक हंगामी सूरत हाल में बहरानी कैफियत के अंदर भी कुछ लोग इस वक्त मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज जब कौमी असम्बली का इजलास था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे इन मामलात पर बात की जाएगी। ये अवामी इशूज़ हैं, आज अवाम को ये इशूज़ फेस करने पड़े सदाकत अली वासी साहब। लेकिन फिर वहाँ पे सियासी बात हुई, फिर उसका सियासी जवाब आया। ये जो इश्यूज़ हैं इन पे कौन बात करेगा? समर काफ़ी लंबा चूँकि देर बाद आई है तो बिल्कुल जो मेरी दो बहनों ने बात की मैं जवाब दूँ। एक तो पीपल्स पार्टी वालों को मुझे समझ नहीं आती, वो इस तरह तकरीर करते हैं जिस तरह वो अपोजिशन में 71 में भुट्टो साहब आए थे, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा थी, उसके बाद जरदारी साहब और ये दूसरा टेन्योर है
13 साल से मुस्तकिल इनकी हुकूमत है और ये तकरीर इनको उठा के देख लें, इमरान खान ये नहीं कर रहे, इमरान खान वो नहीं कर रहे। भाई आपका सूबा है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वहाँ गैस नहीं मिल रही तो आपने देनी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही तो आपने देनी है, अगर वहाँ पे लॉकडाउन करना तो आपने करना है, खोलना है तो आपने करना है। इस वक्त सिंध की आबादी 24% है, पंजाब की आबादी 51% है। पंजाब और सिंध के केसेस बराबर हैं, ना आपने लॉकडाउन किया ना आपने लॉकडाउन खोला, टोटल कंफ्यूज्ड। टेस्टिंग भी पंजाब में ज्यादा है। आई चैलेंज यू, पिछले 24 घंटों आप नहीं 24 घंटों को छोड़े, टोटल टेस्टिंग पंजाब की ज्यादा है, सिंध की कम है। सिंध में केसेस ज्यादा है, सिंध ना लॉकडाउन कर सका ना लॉकडाउन खोल सका, ना उन्होंने, हमने 1 करोड़ 60 लाख लोगों को खाने के पैसे दिए, उन्होंने भी 8 अरब दिए, पता नहीं एक जेब से निकाल के दूसरी में डाल दिए। टोटल फेलियर। और तकरीरें सुन लें, इमरान खान ने ये नहीं किया, इमरान खान ने वो नहीं किया। अब मुस्लिम लीग नून के तो उनको तो हर तरफ बस कोराम ही नजर आ रहा है। इनके वो लोग हैं जो पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे, खुद छींक भी आए तो लंदन भाग जाते हैं। पाकिस्तान के पास निजाम छोड़ के कोई नहीं गए, यहाँ बैठ के वावेला आज असेंबली में बड़ी मुफस्सल इन चीजों बात हुई, मतलब इन इश्यूज की तरफ जहाँ तक असेंबली की आज की बात है, जाहिर है हुकूमत के पास जो वसाइल हैं, जो एक कोऑर्डिनेशन है पूरे सूबों की, उसके मुताबिक काम हो रहा है। उसमें PMLN की भी नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी है, PTI की भी है और अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी है। हम बैठ के फैसला कर रहे हैं, ये अंदर बैठ के फैसला कुछ और करते हैं, बाहर जाके ये वावेला करते हैं। सर ये माफिया के खिलाफ कैसे सेशन जो है माफिया की वो बजट के हवाले से कॉल की गई है। वो बजट है और बजट भी इसी तरह जरूरी है जिस तरह हेल्थ जरूरी है। इकोनॉमी भी, मामले पे भी बात जो कह रहे हैं ना कि सब कुछ बंद करते हैं, इनको समझाना है कि हमने दवाइयाँ भी बनानी है, दवाइयाँ पहुँचानी है, मंडियाँ चलनी है, खुराक होनी है, फैक्ट्रियाँ चलनी है, तो घर लोगों को खाना मिलना है, मुझे इस सवाल का जवाब दे देना, वो तो बात तनख्वाह देनी है, ये जो उनको दवाइयाँ देनी है, ये जो आपने कहीं से सुन लिया है। और एक बड़ी गलत मिसाल देते हैं, पता मिसाल कहाँ की देते हैं? न्यूजीलैंड की। इनको पता ही नहीं है कि न्यूजीलैंड सर वो 48 लाख की आबादी का 45 लाख की आबादी है। एक और वहाँ लूट मार नहीं थी, वहाँ पे एक बंदे की पर कैपिटा आमदनी $42,000 है, जो यहाँ 1200-1300 है। बात है इनके इस्लामाबाद की आबादी जो है वो वहाँ के आधी से कम है, इस्लामाबाद के अंदर नहीं, तिमंगदी हवेली। अब आप न्यूजीलैंड की बात करें, पाकिस्तान का इनको पता ही नहीं है, इनको लंदन भेज दें। आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, कोई रेलेवेंट बात नहीं करते। आप न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड से आधी से भी कम आबादी इस्लामाबाद की है। यहाँ केसेस पिछले 7-8 दिनों में मैं बिल्कुल 7,000 केसेस का इजाफा हो चुका है। आप मस्बत बात ये है कि हेल्थ निजाम दबाव में है, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये सब माफिया के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। की बिल्कुल माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे बेच रहे हैं, बिल्कुल इंजेक्शन महंगा बेच रहे हैं। इसमें जहां PTI की गवर्नमेंट है बेचना शुरू कर दी, बिल्कुल उसकी गलती है। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, सिंध में KP में हमारी गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में हमारी गवर्नमेंट है, वहां ये हमारी नालायकी है। अगर ये है सिंध में पीपल्स पार्टी की नालायकी है, इनके तो अपनी ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है हर तरह से, ये कोई काम नहीं करते, ये इधर देखते हैं। तो मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतों की ये नालायकी है अगर ये चीज़ महंगी हो रही है, और इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। आप तनकीद करेंगे मैं सुनूंगा, ये तनकीद करेंगे मैं सुनूंगा। बाकी पीपल्स पार्टी और नून तनकीद करें सेहत पे तो गुस्सा ही आता है। ये मसला ऐसा जिससे आज जो लोग कोरोना वबा में मुब्तला हैं वो उन्हें बराह रास्त ये मसला फेस करना पड़ रहा है। आप सही कह रहे हैं और ये इस बात पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूं, और अगर हमारी हुकूमत की जहां इसमें गलती है वो बिल्कुल उसको ये मामला सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, अब ये पंजाब के अंदर डालिएगा, सिर्फ पंजाब के अंदर या KP के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर ये मसला इस वक्त दरपेश है। सिलेंडर्स का मामला है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, एक्टेमरा इंजेक्शन बहुत महंगा लाखों में बिक रहा है, और साथ ही साथ जो प्लाज्मा की फरोख्त का मसला है ये तो इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है। आप वहां पे कोई कार्रवाई इस पे मुझे सामने नहीं देखने को अभी तक मिली कि सिंध में कोई कार्रवाई हुई हो। चले विभाग को तो आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो ठीक है, इस मामले पे तो कोई करें, ये तो अवामी मसला है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ऐसे पेंडेमिक में लोगों की जान बचाने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि उस चीज़ का भी एहसास करें, और इस बजाय इस पे कि इसको महंगे दामों अपने प्लाज्मा को सेल आउट करके किसी की जान बचाने के, आप मुफ्त में प्लाज्मा डोनेट करें। ये तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरा पैगाम है जी। एग्जैक्टली, बेशक ये अल्लाह ताला ने अगर आपको नई जिंदगी दी है तो आप औरों के लिए जो है आसानियां पैदा करने में अपना किरदार अदा करें। देखिए बात यह है कि मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि जब ये कहते हैं कि सिंध तो आपका सूबा है, सिंध हमारा तो है, लेकिन आप
पाकिस्तान का एक हिस्सा समझते हुए सिंध को आप भी ओन करें। आप बार बार ये ना कहें कि सिंध आपका सूबा है, वहां तो आपकी हुकूमत है, सिंध तो आपका सूबा है। आपके भी एमएनएस वहां पे हैं जिनको तरक्कियाती फंड और बजट बड़ा आप बहुत अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन आप वहां पे जातियात और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि ये जो सारा मलबा सिंध के ऊपर आप डाल रहे हैं और सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान का जो हाल है, जो आपने 2 साल में किया है ना, 70 सालों में किसी ने नहीं किया। आपको 30,000 अरब कर्जा मिला था, हर किसी ने अपने का जवाब देना ना। ले गए 1 मिनट, 50,000 अरब पे आप पहुंचा के फिर 5,000 अरब आपने कर्जा रिटर्न बैक किया है। दैट मींस अब 45,000 अरब पे आप लेकर आ गए। खुदा करें 15,000 अरब आपने कर्जा चढ़ा दिया कौम के ऊपर 2 साल के अंदर। तो आप मुझे बताएं आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं? ये कोरोना के प्रोटेक्शन कवर के अंदर अपनी नाकामी को ना छुपाएं। आप लोगों ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी मनफी पे थी मार्च से पहले, तो कोरोना को मरूद इल्जाम ना ठहराएं। आप एग्रीकल्चर में नाकाम हो गए, लोकस्ट आ गया 1 साल पहले। जरदारी साहब ने पार्लियामेंट इस वक्त तो लोगों को अपनी जिंदगी बचाने की पड़ी है। नाज बलोच साहिबा, जो 4,000 रुपए का सिलेंडर है वो 10-12 रुपए में मिल रहा है। आपको पता है लोकस्ट का भी जो मामला है इसमें कहता आ जाएगा, खुदा ना खास्ता आपके पास गंदम की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। आप उसे कब पूरा करेंगे? जब पीपल्स पार्टी ने हाईलाइट किया 1 साल पहले, आपके कान में जू नहीं रहेंगी। इस वक्त आपने सेहत में लोगों को धकेल दिया कोरोना की वबा के अंदर अपने गलत मैसेजिंग के जरिए। आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस वक्त हुकूमत में हैं, इस वक्त कैप्टन आप हैं। देखिए अगर इस पे कोई नाकामी होती है, सिंध के कैप्टन आप हैं, वफाक के कैप्टन, मरकज के पूरे ओवरऑल खान साहब है, सिंध के कैप्टन फिर भी मुराद अली शाह साहब हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात। मुराद अली शाह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुराद अली शाह तन्हा अकेले काम नहीं कर सकते। एक वफाकी हुकूमत होती है, वो जिम्मेदारी लेती है। ऑक्सीजन तो दिलवा सकते हैं ना आप वहां पे। अगर मेगा कोई इंजेक्शन बिक रहा है वो तो आप रोक सकते हैं, या वो भी जाके इमरान खान साहब ने रोकना है सिंध के अंदर। हुकूमत का किरदार, वफाकी हुकूमत का किरदार एक माँ का किरदार होता है, लेकिन वफाकी हुकूमत सौतेली माँ का किरदार है। क्रैकडाउन करें उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त कई अस्पतालों के अंदर लोग मिले हुए जो कि प्लाज्मा फरोख्त करवा रहे हैं। जो लोग मुफ्त में भी देना चाहते हैं उन्हें भी एनकरेज किया जाता है कि यार पैसे ले लो, 2 लाख ले लो। इन चीजों पे कार्रवाई करें ना, ये तो इमरान खान साहब ने नहीं करनी यहाँ से जाके। टॉक शो में बैठ के मेरी गुजारिश सुनने, इस वक्त केपीके को बरकी साहब 5 साल से जो है, पिछले 5 साल भी अमेरिका से उन्होंने चलाया, अब भी वो अमेरिका से चला रहे हैं। एक NICVT स्टेट ऑफ द आर्ट से हुकूमत ने एक सक्सेस स्टोरी बनाई जो कि पूरी दुनिया में वहां पे मशहूर है कि NICT में मुफ्त दिल का इलाज होता है कराची में। आपको बर्दाश्त ना हुआ, आप वो तो ले रहे हैं, वफाक खत आ गया। लेकिन क्या वफाक उसके लिए बजट मुख्तस कर रहे हैं जितना उसकी जरूरत है? मेरा एक और इंपॉर्टेंट मामला है, अच्छी चीजें हैं उसको तो आप ओन करना चाहते हैं, लेकिन जो सिंध में जिन चीजों में सपोर्ट की जरूरत है वहां आप पॉलिटिक्स, बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए, वहां पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपका जवाब आ गया इस पे। मैं जरा एक और मामले की तरफ बढ़ना चाहता हूं। आज जब हम बात करते हैं कि SOPs की बहुत ज्यादा बात होती है, SOPs की खिलाफ वर्जी ना की जाए, मास्क पहना जाए, चूंकि मास्क अगर आप लगाते हैं तो 50% रोक सकते हैं आप इस वायरस के स्प्रेड को। लेकिन आज पंजाब असेंबली में जब बजट इजलास था, बजट स्पीच सुनने के लिए हमने टीवी लगाया, तो वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फुटेजेस, ये वहाँ पे होता रहा कि सूबाई वजीर हैं, वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श, जब बजट पेश कर रहे थे उनके पीछे आके खड़े हो गए कई MPs और मास्क उतारे हुए हैं, बिल्कुल जुड़ के खड़े हैं, कोई डिस्टेंस नहीं रखा जा रहा, फासला नहीं रखा जा रहा। तो ये जो SOP की खिलाफ वर्जी हो रही थी आज ऑन एयर हो रही थी, ऑन द रिकॉर्ड हो रही थी, और वो लोग जिन्होंने एजुकेट करना है आवाम को वो कर रहे थे, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और ये फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये ट्रेजरी बेंचेस की है। अपोजिशन साइड पे भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही है कि वहां पे भी SOPs की वायलेशन की गई है। तो जिस तरह भी हुई है, स्पीकर का यह काम बनता है आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो भी चार्जेस, जो भी जुर्माना आप आम आदमी को कर रहे हैं वो इन MPs को भी करें ताकि एक मिसाल कायम हो। शायद परवेज मलिक साहब क्या कहेंगे, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अवामी नुमाइंदे, वो ये काम करेंगे तो फिर आम बंदा कैसे करेगा? समर, मैं आपके इस सवाल पे आती हूँ। पहले मुझे आई वुड लाइक टू से कि गवर्नमेंट को, रियासत को अब ओनरशिप लेनी चाहिए और एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी इस मुल्क में डिक्लेयर कर देनी चाहिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट क्लिनिक्स जो एक दुकानें सजी हुई हैं और लोगों को लूट मार का एक जरिया बना हुआ है, बिल्कुल उसको देखें। मैं जब यहाँ फिर शहबाज शरीफ को कोट करती हूँ तो मैं ये उनकी मैनेजमेंट को और गवर्नेंस की बात करती हूँ, बीमारियों को कंपेयर नहीं कर रही, बिल्कुल एक मैनेजमेंट को और गवर्नेंस का सवाल। ठीक है, तो इनको इस वक्त नेशनल हेल्थ इमरजेंसी इस मुल्क में डिक्लेयर हो जानी चाहिए।
यानी आप कह रही हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें सरकार जो है वो अपने कंट्रोल में ले ले, चूंकि 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए वो चार्ज कर रहे हैं। जब रियासत का काम है अपनी आवाम को लुक आफ्टर करना और उनका ख्याल रखना, इस वक्त जिस तरह अवाम को लूटा जा रहा है, जिस तरह अवाम दर बदर फिर रही है, सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। समर आप जो वैसे इस पे भी शाइस्ता साहिबा ये सरकार की जिम्मेदारी है, बाय लॉ वो बाउंड है कि 50% हॉस्पिटल इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो सरकार को देने के पाबंद है। मुझे बताएं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अगर इंजेक्शन महंगा बिक रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल ये हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है। क्वेश्चन मार्क लगता है, ये किसकी गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क लगता है? ये वसीम अकरम प्लस 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 जो है उनकी गवर्नेंस पे सवाल नहीं उठता कि ये क्या हो रहा है पूरे उसमें। और आज जो लॉकडाउन हो रहा है, आप इस लॉकडाउन को भी देख लीजिएगा, ये जो सिलेक्टिव हो रहा है, मैं भी यही बैठी हूँ। they have totally failed in implementing any SOPs or anything। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, डॉक्टर्स इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि क्या होगा, किस तरह का लॉकडाउन, ये जो अब सिलेक्टेड है ये क्या होगा। नाउ कमिंग बैक टू योर जो हुआ, मैं बिल्कुल कहती हूं कि स्पीकर पंजाब असेंबली हैज टू सी बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस हैं, उनको देखना होगा कि आज SOPs की धज्जियां जिस तरह उड़ी हैं उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम आंसरेबल नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कुछ हो रहा है वो मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरे डॉक्टर्स के साथ ताल्लुक राब्ता है। बिल्कुल वो जो पिक्चर खींच रहे हैं उससे रूह कांप उठती है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते सीरियस हो जाए। और ये सीरियसनेस जो है ये हमें ऊपर के लेवल पे भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अवामी नुमाइंदे उनके लेवल पे भी नजर आना चाहिए। लॉकडाउन होने लगा है तो इसको कंटेन करें, इसको ट्रैक करें, इसको ट्रीट करें और इसको ब्लॉक करें। चलें, सख्ती से निपटना होगा। मुझे ब्रेक पे जाना है शाइस्ता साहिबा, मैं ब्रेक पे नाज़रीन जाते हैं और ब्रेक पे से जब हम वापस आएंगे तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे बड़ी एक धुआंधार तकरीर की है। उन्होंने एक मुतालबा किया है मुशीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के नाम ECL पे शामिल करने के हवाले से। क्या ये मुतालबा उनका जायज़ और काबिल अमल है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। आज कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज़ हुआ तो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने अपनी बहस का आगाज़ किया और उन्होंने इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुआशी टीम है उसे किराए के कातिल करार दिया और कहा कि ये मुल्क की मईशत को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं, इन्हें मुल्क से बाहर जाने से रोकना होगा, ECL में नाम डालना होगा। क्या उनका मुतालबा था, ज़रा सुनिए। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक, बाहर से हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ECL पे डाल दें ताकि ये बाद में चले ना जाएं। अगर वतन से मोहब्बत है तो खुदा के लिए मैं अपील करता हूं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, ये जो मुतालबा आज ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि मुशीर खजाना का नाम ECL पे डाला जाए, मुल्क से बाहर ना चले जाएं, आपके जो वजीर खजाना थे साग डार साहब पहले उन्हें तो वापस लेके आए, फिर इनके नाम ECL पे डालें। उन्हें तो खुद आपकी हुकूमत ने मुल्क से बाहर भगाया और आज आप मुतालबा कर रहे हैं कि मौजूदा का नाम डाला जाए। इसी खच्चे के तहत डाल रहे हैं कि ये भी ना भगा दें। देखें समर, ये आपको भी पता है और अब पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता लग चुका है कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और इसाक डार साहब जो बाहर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं, वो तो आपके दौर में बाहर गए थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में नहीं गए थे, आपकी हुकूमत के दौरान वो बाहर गए थे। देखें समर, अगर आप भी इकोनॉमी को समझते हैं और मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, आपको पता है कि GDP कहाँ खड़ी थी और आज हम कहाँ हैं। देखें मेरे पास तो फिर वो भागे क्यों हैं? ये मुझे मौका दें, मेरी मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। PMLN इंक्रीज, एक मिनट मुझे दे दें। PMLN इंक्रीज द GDP बाय 84 बिलियन से लेके उन्होंने 231 बिलियन तक से ले 315 बिलियन पे ले गए थे। इन 1 year of PTI's governance, it has shrunk by $51 billion to $264 billion in PTI's
टू ईयर गवर्नमेंट। देखें, अब ये कोरोना के पीछे जितना मर्जी छुप लें, बट इकोनॉमी तो पहले ही क्रैश हो चुकी थी। बेरोजगारी, महंगाई, नेम इट, एंड जो बुरी चीजें थी वो हैं। देखें, ये आईएमएफ का बजट है, ये आप मान लें, और आईएमएफ के चुंगल से हम निकल चुके थे, इन्होंने हमें दोबारा फंसाया है। और इस आज जो मैं जो मुतालबे की बात कर रहा हूँ शायद साहब, मैं दोबारा उसकी तरफ आऊंगा। जो आज ख्वाजा साहब ने मुतालबा किया है मुशीर खजाना का नाम ईसीएल पर डालने का, सही किया है, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आपने तो फिर आपने उस वक्त के वजीर खजाना का नाम क्यों नहीं डाला? मुझे सवाल देना, आपने ग्रीस की बहस और वो देखी थी ना कि हाउ ग्रीस कहां पे खड़ा है आईएमएफ के चक्कर में। तो हमने भी अपनी इकोनॉमी को गिरवी रख दिया है, और हमने अपने डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे इस तरह हम अपने इनके पास जा जाके। तो वी नीड टू होल्ड देम कि ये मुल्क से निकले ना, तबाहियां फेर कर इनको मुल्क से निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब तो ये बिल्कुल सही डिमांड है। एक तरफ आप हुकूमत में बैठे लोगों के मुल्क से बाहर होने जाने से रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं आपके अपने पार्टी के कई लोग बाहर जाके बैठे हुए हैं। कल ही नैब ने सलमान शहबाज साहब को वापस आने के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला किया, इंटरपोल से राब्ता करने का, उनके थ्रू आने की देखिए सारी दुनिया अब तो कह रही है, कोर्ट्स आपके कह रहे हैं, आपके इंटरनेशनल जो ये है ह्यूमन राइट्स वाले वो कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन है, इट्स इंजीनियर्ड है। तो इन सब बातों के बाद मतलब जब सही वक्त होगा, जब नैब एक आजाद अदारा होगा, ठीक है, जब न्याजी का बरल एहसन इकबाल साहब ने, शायद हकान अब्बासी साहब ने, दीगर आपकी पार्टी के कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के फेस किया है सारे एहतसाब के निजाम को, और वो सरसरी मेरिट की बुनियाद पर उनकी जमानत हुई है, बाहर आ गए। आज वो विक्ट्री का निशान लहराते हुए बाहर आए हैं, तो वो भी आ जाए यहाँ के फेस कर ले सारे मामले को। मुझे कोई एतराज नहीं, ये सबको बुला लें। इन्होंने सलमान शहबाज का भी स्टंट दोबारा रचाया है, ठीक है, खुद आ जाना चाहिए, तो लाएं सबको, और खुद आ जाना चाहिए, लाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। नाज बोलो साहब, मौजूदा हुकूमत के सामने पेश होना, इन्होंने शहबाज शरीफ बिल्कुल आए, ठीक है, मुझे आप गोल कर, ठीक है, शहबाज शरीफ के साथ क्या किया है जो आए हैं। चले मैं इस तरफ आता हूँ दोबारा से जरा। नाज बोलो साहब, ये मुतालबा ख्वाजा आसिफ साहब का जायज है कि मुशीर खजाना का नाम ईसीएल पे डालना चाहिए, स्टेट बैंक का नाम डालना चाहिए, और ये काबिल अमल भी आपको लग रहा है? मेरा से पीपल्स पार्टी तो इसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि यही हफीज शेख साहब आपके भी वजीर खजाना रह चुके हैं, उस वक्त आपने तो इनका नाम ईसीएल पे नहीं डाला था, आज कैसे उनके मुतालबे को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क का दिवालिया निकला है वो 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। 68 इयर्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जितना इन्होंने कर्जा लिया, जितना इन्फ्लेशन, इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे। आपने क्या किया? हुकूमत मिली आपको, 2 साल के अंदर आपने 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। 5.8 पे जीडीपी मिली थी इनको। ये कहते थे वो तो हुक्मरान चोर है, वो तो नालायक है, वो तो लुटेरे और डकैत है। आप कहाँ ले गए? -2 पे आप ले गए जीडीपी। तो आपका क्या नाम होगा फिर? आप कहते थे हम तो कर्जे मुंह पे मारेंगे, हजारों अरबों रुपए हम मुंह पे मारेंगे आईएमएफ के। आज आपने कर्जे रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने कर्जों का, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर्जे। तो ये फिर मुतालबा ख्वाजा साहब का ठीक है कि नाम ईसीएल पे डालने चाहिए, जिनका आप कह रहे हैं कि मुईशत तबाह कर दी उन्होंने? देखें, मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बता रही हूँ, मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स दे रही हूँ। फिर इन्होंने कहा हुक्मरान ईमानदार होंगे। तो एक थे इनके वजीर फैसल वावडा साहब, वो कहा करते थे कि ठिया वाला, ठेले वाला, पान वाला, कैबिन वाला सब आके कहेंगे आओ हमसे टैक्स लो। कहाँ है वो वजीर? आजकल नजर नहीं आ रहे। बताएं कि टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल 800 अरब का क्यों हुआ? आप तो कहते थे ईमानदार हुक्मरान हो, अवाम टैक्स देती है, अवाम को पता होता है वो चोर नहीं है। तो कर्जा आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इन्फ्लेशन आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जीडीपी आपने कोरोना के कर्व को फ्लैट करना था, आपने जीडीपी को फ्लैट करके नीचे नोज डाइव करके आप लेकर चले गए। आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, पीएसटीपी आपने कट लगा के कम कर दिया। पीएसटीपी से तो रोजगार के मौके क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने इन शॉर्ट आप ख्वाजा साहब के मुतालबे को सपोर्ट करती हैं? इन शॉर्ट आप ख्वाजा साहब के मुतालबे को सपोर्ट करती है कि नाम ईसीएल पे डालना चाहिए? गुजारिश मुकम्मल करने दे, मुझे बात मुकम्मल करने दे। फिर ये बात करते हैं काबीना के अंदर बिठाए हुए इन्होंने तमाम मफाद परस्त टोला, वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, चाहे वो रजाक दाऊद साहब हो, चाहे वो खसरो बख्तियार हो, चाहे जितने लोग जो कारोबार भी कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा भी बैठे हुए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। पहले वजीर आजम साहब कहा करते थे ये चले, वो तो हकीकत आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि आज भी वजीर आजम बैठ के इजलास के अंदर, आज भी प्राइम मिनिस्टर पार्टी के इजलास में हिदायत कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा
आवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। यकम से आज 15 तारीख हो गई है, कीमतें कम हुए हुए, वो फायदा अभी तक मुंतकिल मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। वो एक्शन जो 48 घंटे में होना था वो अभी तक अवेटेड है, वो नहीं हुआ। बहरहाल मैं से दोबारा तो जरा सदाकत अली वासी साहब, ये जो आज मुतालबा आया है, जी जी आपने इनको दो दफा टाइम दिया, मुझे तो आप हुकूमत का तो आपकी बात, आपका मौके आ गया, आप मुझे उनको आपकी तरफ आ रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके मुझे चाहिए कि ये जो मुतालबा आया है, ये मुतालबा है तो ठीक है कि जो बात खालिद साहब कर रहे थे कि पहले मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में और अब आपके दौर में आ गए, इनका पाकिस्तान के मरोजी हालात को जानते भी नहीं है, यहाँ से मामला भी नहीं है, कल वजारत में ना रहे तो ये वापस चले जाएंगे। बस ये बड़े मुस्लिम लीग नून वाले कुछ सोचते नहीं है बात करते हुए कि वो लोग जिन पे अभी तक कोई केस नहीं है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, उनके खिलाफ हम ECL पे उनको इधर बंद कर दें। वो एक शाहिद खाकान साहब वजीर आजम के जहाज में एक वजीर खजाना इस मुल्क को डुबो के यहाँ से भागा हुआ है, अदालतें उसको बुलाती हैं, इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि वो अपना वजीर खारजा भागा हुआ है, उसको वापस नहीं लाते। मैं कहता हूँ अदालतों को छोड़ें यार, आप मुल्क को लीडर, आप कह रहे हैं हम लीडर है मुल्क के, मियाँ साहब के वो घर के रिश्तेदार हैं, आप अपनी अगली नस्ल को, तीसरी नस्ल को क़यादत के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई अखलाकी जवाज है आपका? हुसैन भागे हुए, हसन भागे हुए, नवाज शरीफ भागे हुए, सलमान भागे हुए, अली इमरान भागे हुए, इसहाक डार भागे, ये भागों का पूरा टब्बर जो यहाँ पे हुकूमत को आपने लेके आना है भाई, चले ना, भागोड़ों का पूरा टब्बर यहाँ बैठ के हमें कहेगा कि जो लोग यहाँ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं उनको ECL पे डाल दें। मैं ख्वाजा साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है ये दो ग्रुप है ना, वो ग्रुप दूसरा है और वो चाहता है कि हम मुतालबा करें कि इसहाक डार को और नवाज शरीफ साहब को वापस लेके। वो तो आप जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की हिमायत में बात कर रहे थे, आपका केस लड़ रहे थे। दो ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ साहब वाला ग्रुप है और एक मरियम साहब वाला ग्रुप है। मेरा ख्याल है दूसरा ग्रुप चाहता है कि हम उनको वापस लेके आए। हाजा साहब का केस था, हाजा साहब का जो केस था वो तो आप जैसे जो असद उमर साहब जैसे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो उनका केस पेश कर रहे थे। नहीं वो ठीक है, आप जैसे लोग मुतालबा ये करना, मुतालबा ये करना अच्छा मुतालबा है कि पाकिस्तान के तमाम जो पाकिस्तान को जिन्होंने चलाया वो पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश हों, चाहे उन्होंने ठीक किया या गलत किया। मुझे आप बता दें, इनसे पूछें कोई अखलाकी जवाज है कि इसहाक डार साहब यहाँ से भागे हुए? कोई अखलाकी जवाज है? मुल्क के वजीर खजाना है, मियाँ साहब के घर के आदमी है, कोई अखलाकी जवाज है? मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा इसका जवाब दे सकता है? ऊपर से आप कह दें कि जी कहते हैं ना दूसरों को नसीहत और खुद मुयां फंसी। आधी मुस्लिम लीग नून पकड़ के आपने अंदर कर दी जनाब, तो फिर हमने क्या अंदर कर दी? जो मुस्लिम लीग नून ने जो किया वो अपना, अच्छा आप एक बात जो आपने वो बात की थी मास्क वाली, वो बिल्कुल बात ठीक है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्पीकर को इस पे एक्शन करना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे मास्क के बगैर बैठे हुए थे, वीडियो मौजूद होगी क्योंकि ये रोल मॉडल्स हैं। आज हमारे माशरे में इस कोरोना को लोग सीरियस नहीं ले रहे, उसको सीरियस लेने के लिए जो लोग रोल मॉडल्स हैं उनको और एलानी एक्शन करें और एलानिया करें। और पीपल्स पार्टी को मेरी दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करें अपने सूबे को, जिसमें आपके पास इख्तियार इंतजामी आपके पास है, आप उधर ठीक करें। अगर गैस के मास्क नहीं मिल रहे, आपकी जिम्मेदारी है, आप ठीक करें, अच्छा मॉडल पेश करें, हमें मिसाल दें, हम आपकी मिसाल को कॉपी करें। आप इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से बुरी मैनेजमेंट सिंध की है, सबसे ज्यादा केसेस वहां पे हैं। मुझे दुख है हमारी पार्टी को वहां से वोट मिला है, कराची में ज्यादा वोट PTI का है, तो आप मिस मैनेज कर रहे हैं। आप वजीर आजम को छोड़ें, अपनी 18वीं तरमीम के इख्तियार इस्तेमाल करके सूबे को बचाएं। बाकी जो मैं आपको बताऊं, आज मैंने सुना था पंजाब में जो आप कहते थे कि टेक ओवर करना चाहिए, 30% अभी कैपेसिटी स्पेयर है। खुदा ना खास्ता सिचुएशन ऐसी हुई तो उसको भी देखा जाएगा। इस वक्त 51-52 हज़ार ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं और जरूरत पड़ी तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे हैं। अगर जरूरत पड़ती है इनको बताएं कि ये सिंध का क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहे थे ख्वाजा साहब, 90 करोड़ में बंद कर दिया गया, वो भी एहतसाब होगा कि ये सूबे का इख्तियार है। आप कल सारे टेक ओवर कर लें, किसने आपको मना किया? वो 90 करोड़ के क्वारंटाइन सेंटर का जिक्र हो रहा था जिसमें यास्मीन राशिद साहब ने बैठ के तस्वीर बनवाई थी एक्सपो सेंटर वाला, वो कहते बंद हो गया है। देखिए वो एक वक्त में आपने सुनी नहीं बात
एक वक्त में क्वारंटीन की फैसिलिटीज सरकारी थी, अब क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज हैं वो हाउस क्वारंटीन कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो अस्पताल में उनको भेजते हैं जो इंतहाई बीमार हैं, अदरवाइज वो फैसिलिटीज हैं। चले तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप अपने सूबे में बेहतरीन निजाम बनाएं और हमें करके दिखाएं। हम तो नए, आपको तो सूबे को चलाते हुए 30-35 साल हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लॉकडाउन पे कन्विंस हैं ना एंटी लॉकडाउन पे कन्विंस हैं, ना कोई आपकी बात समझ। मुझे ब्रेक लेनी है जी, मुझे ब्रेक लेनी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैशत भी डिस्कस करेंगे और एक कत्ल का मामला है एक ननकाना साहिब में जो कि वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का ज़िला है। एक नौजवान प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया, अंधा कत्ल था। वालिदैन आज इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वाहिद कमाने वाला था। ये मामला क्या है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, हुकूमत ने आम आदमी को रिलीफ देने का बहुत ज़्यादा दावा किया था और आज तनकीद जो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा हो रही है वो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा ना होना। लेकिन अब जो हुकूमत ने मुआशी अहदाफ अपने सेट किए हैं, ये कह रहे थे मुशीर ख़जाना भी कि आगे हालात को देखेंगे, उसके मुताबिक मज़ीद तब्दीलियाँ आ सकती हैं। यानी कि मिनी बजट की तरफ वो इशारा दे रहे थे कि शायद आगे चल के मिनी बजट है। लेकिन ये जो इस वक्त ज़्यादा जो मसला जिस पे सवाल उठ रहा है वो है कि 1000 अरब आपने ज़ायद रेवेन्यू हासिल करना है इस साल से, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, तो वो आप कैसे करेंगे? अब इसमें दाखिल भाई साहब ये तो लग रहा है कि फिर दोबारा से जो हम जैसे सैलरीड लोग हैं जिनका एटसोर्स टैक्स कट जाता है दोबारा हमारे ऊपर ही बोझ जाएगा। ये जो 800 अरब आपने एक्स्ट्रा करना है, 200 अरब के तो कुछ टैक्सेस आपने ऐड किए हैं इसमें। देखिए कोई इनकम टैक्स ऐड नहीं किया, पहली बात ये। और दूसरी बात जो आपने वज़ीर ख़जाना की बात का इशारा किया, क्योंकि अभी तक ये जो आपको वबा फैली हुई है, इस वबा के रुख का नहीं पता। अगर ये वबा जल्दी काबू हो जाती है और हमारे खिते में इसमें जल्दी इसका ग्राफ फ्लैटन हो जाता है और हम चीज़ें खोलने के काबिल हो जाते हैं, फिर तो मईशत की पोजीशन बेहतर होगी और जो टैक्स टारगेट्स हैं वो मेरा ख्याल है बड़ी आराम से हासिल हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन ऐसी होती है कि वबा के कोई डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं और हमें कारोबार खोलने में रुकावटें, जैसे आपको पता है कि आपका पहाड़ी इलाका, आपकी गलियात, आपका मरी, आपका जीबी, आपका ये सारा हज़ारा जो है इस वक्त वहाँ पे सियाहत बिल्कुल बंद है। इदारा यहाँ इसके साथ रिलेटेड कारोबार है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे टैक्सेस हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत रहती है तो फिर होगा किसी तरह से सैलरी तबके पे तो नहीं आएगा ना जो मेरा बिल्कुल। देखें इस वक्त हम टैक्स कट कर रहे हैं लेकिन चूंकि वसाइल बढ़ाने भी हैं, इसलिए उसके लिए कोशिश की गई है कि कोई नया टैक्स लगाया जाए और आपके मुल्क की जो ग्रोथ है वो टैक्स आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से टैक्सेस की शरह में इजाफा किया है 200 अरब। नहीं वो सिर्फ लग्जरीज में किया है, बाकी लोगों की हर जगह पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको लग रहा है ये 800 अरब जो मजीद गवर्नमेंट ने इजाफा करना है, ये सैलरीड क्लास पे मजीद टैक्सेस तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि टैक्स नेट तो बढ़ना नहीं है। समर, मैं सिर्फ अब्बासी से ये पूछना चाहती हूँ कि देखें ये इनके असद उमर भी कह रहे हैं और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लाडले वो भी कह रहे हैं कि ये अभी पीक करेगा जो है हमारा कोरोना का इन जुलाई एंड अगस्त। तो इस फर्स्ट क्वार्टर में तो ये बिल्कुल ये उम्मीद ना रखें कि ये कोई मुआवजा होगा और जो इनकी पॉलिसीज हैं और जो इनके फैसले हैं उससे तो किसी सूरत ये काबू होता अभी नजर नहीं आ रहा। तो मेरे भाई से पूछते हैं कि इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, इन्होंने किस तरह वो जो टारगेट अपने रखे हैं शेख चिल्ली की तरह वो किस तरह ये कलेक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो ये होता नजर नहीं आ रहा। आप भी इस पे बात कर लें क्विकली, मैंने फिर अगली स्टोरी की तरफ जाना है। देखिए हुकूमत ने पिछले बजट में भी इन्होंने झूठ कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस इन्होंने खड़े होकर झूठ बोला, ये फिगर फजिंग करते हैं, ये गलत हेरा फेरी करके गलत फिगर्स बताते हैं, ये झूठ बोलते रहे पूरी कौम से। इन्होंने गलत जीडीपी लास्ट टाइम बताई, इन्होंने इन्फ्लेशन रेट गलत बताया, इन्होंने कौम से झूठ बोला। इन्होंने कहा कि जी हम स्टेट बैंक से नोट नहीं ले रहे, हम तो बोरोइंग नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने कमर्शियल बैंकों से किस इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लिया ये वो भी कौम को बताएं। इन्होंने कहा कि 5000 अरब हमने और बैनुल-अक़वामी कर्जों में आपने मौखर करवा लिए, तो जो आपके मुकामी बैंक है उनसे भी आप मौखर करवा लें जिनको इतना आपने मुनाफा दिया है। ये 5000 अरब, मेरी बात सुन रहे, 5000 अरब जो ये कह रहे हैं रिजर्व बैंक इन्होंने किया है, अगर ये कर्जा 5000 देने के बाद भी 15000 अरब इन्होंने
ठीक है, अभी तक है कर्जा इनका लिया हुआ, 5,000 अरब सिर्फ सूद दिया है, ये सिर्फ सूद दिया आपके कर्जों पे जो आपने कर्जे लिए थे, हमने कोई कर्जा नहीं। नून लीग के मुसावी कर्जा तकरीबन आप 2 साल में ले चुके हैं, वो वही कर्जे जो आपके एडजस्ट किए हैं। बहुत शुक्रिया, तो प्राइमरी सरप्लस है बजट का। चले, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आके नाज बलोच साहिबा। एक और इम्पोर्टेंट मामला है नाजरीन, किसी की भी जान चली जाए वो शायद मुल्क में तो इतनी बड़ी खबर के तौर पे सामने नहीं आती, लेकिन जिस फैमिली के अंदर से किसी की जान चली जाए, कोई कत्ल हो जाए, तो उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी कोई क़यामत होती है। ऐसा ही एक वाक़या है जो कि 3 रमज़ान को ननकाना साहिब में वारबर्टन, जो उनकी मंडी है, मंडी वारबर्टन के इलाके में पेश आया। एक 27 साला प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार थे जिन्हें घर के बाहर फ़ोन पर बात कर रहे थे, उन्हें कत्ल कर दिया नामालूम कातलों ने, मोटरसाइकिल सवारों ने। आज उनके वालिदैन जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ के लिए पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस कह रही है आप हमें बता दें कि हम कैसे इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। अंदर कत्ल का यह वाक़या है, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन जो है मकतूल का वो साथ ले गए थे कातिल, तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। इतना भी इसमें ब्लाइंड नहीं, कोई ना कोई क्लू मिल सकता है अगर पुलिस इसमें इंटरेस्ट ले। और ये वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब के का ज़िला है ननकाना साहिब, वहाँ ये वाक़या रहनुमा हुआ है, उन्हें ये इंटरेस्ट लेना चाहिए मामले पे। जो सुन रहे हैं अरबाब इख्तियार, पंजाब हुकूमत के नुमाइंदगान इस पर नोटिस लें और वालिदैन को इंसाफ दिलाएं। इस मकतूल जो प्रोफेसर थे उनके वालिद क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुन लें जी। 22 अप्रैल 2020 को मेरे बेटे मोहम्मद इब्रार का मंडी वारबर्टन में कत्ल हुआ और जिसकी हमने FIR मंडी वारबर्टन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसका सीरियल नंबर 210 है। आज 50 दिन गुजरने के बाद भी कातिलों का कोई अता पता नहीं है। मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि मेरे बेटे का नाहक कत्ल हुआ है, मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार के कातिलों का पता लगाया जाए और सबसे बड़ी कि उसकी वजह पता चले हमें कि क्यों मेरे बेटे को कत्ल किया गया, नाहक कत्ल किया गया उसको। नाजरीन, ये जो प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार जो कत्ल हुए, ये घर के वाहिद कफील थे, वालिद रिटायर हो चुके हैं, 3 बहनों के भाई हैं, कमाने वाले, वाहिद घर का वाहिद कमाने वाला बंदा था, वाहिद कफील था, वो कत्ल हो गया है। वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। जल्द दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।